बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अरफराज और या मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, हुकूमत और TLP के दरमियान मुज़ाकरात और उसके बाद होने वाले मुआहदे पर अमल दरामद आज तकरीबन मुकम्मल हो गया और जमात के अमीर जनाब हाफिज़ साद रिजवी साहब को आज रहा कर दिया गया। और प्रोग्राम आज यहीं से शुरू करते हैं और हमें ज्वाइन किया है साद रिजवी साहब ने, और उनको हम मुबारकबाद भी देते हैं रहाई की और अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद भी कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम साद रिजवी साहब। जी वालेकुम सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम साहब। माशाल्लाह, आप तो जेल से ऐसे लगता है कि बिल्कुल नूर लेके आए हैं। 2 दफ़ा मेरी आपसे वहाँ मुलाकात हुई थी और उस वक्त भी मैंने आपको इस्तिकामत के ऊपर, अल्लाह ताला ने जिस तरह आपको इस्तिकामत दी हुई थी, हैरान कुन बात थी। और इस वक्त तो ज़ाहिर बात है आपने तहरीके ख़त्म नबूवत और हुर्मत रसूल की जो झंडा आपने बुलंद किया हुआ है उसमें वाकई मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। सिर्फ ये बताइएगा कि ये जो इतना अरसा आपने गुजरा इसके अंदर जिसमें आपको पूरी इनसे अलहदा किया गया था, उसमें जरा सा बताइएगा कि अल्लाह ताला ने आपको कैसे हौसला दिया। जी ये बस अल्लाह और उसके रसूल का फजल जी बेशक था और मेरे बुजुर्गों की दुआओं का नतीजा था। और अल्लाह ताला ने एक मुश्किल मरहला था उसमें गुजारा। और आप दुआ करें कि अल्लाह ताला इसी तरह हमें कायम दायम रखे अपने हबीब सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस के लिए, खत्म नबूवत के लिए और दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए। अच्छा साद साहब, ऐसा है ये पाकिस्तान की तारीख का पहला वाकया है कि आज तक कभी कोई कलादम तंजीम जो है कलादम होने के बाद दोबारा रिवाइव नहीं की। बड़ी बड़ी तंजीमें चलेगी, दूसरे नाम से आई। ये खास तौर पर अल्लाह तबारक तआला का फजल और सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास निगाह का नतीजा मैं समझता हूं कि ये तंजीम दोबारा आगे आई। तो ये मुझे बताइएगा कि इसको आप कैसा इस वक्त फील कर रहे हैं, और खास तौर पर इस वक्त आप हजरत किबला उनके अपने वालिद मोहतरम खादिम सैनवी साहब के साथ ही करीब मौजूद हैं, जो उनकी कब्र मुबारक के साथ, तो आप उनकी सारी जद्दोजहद को कैसे ले रहे हैं? देखें जी, मैं जब जेल गया था तो ये तहरीक कलदम नहीं थी और हकीकत में भी ये कलदम नहीं है। और अब भी मैं बाहर हूं तो कलदम नहीं है, इसका मतलब है ये कभी थी नहीं। ठीक। अच्छा खादिम, अपना रिजवी साहब ये बताइएगा कि जो मुआहदा तय पाया हुकूमत का और आपके दरमियान, ऐसा कोई नुक्ता रह गया है कि जिस पे कोई अमल दरामद होना अभी बाकी है? नहीं आ रही जी। मैं ये कह रहा हूं कि जो मुआहदा आपका और हुकूमत के दरमियान तय पाया, ज़ाहिर है उसको कुछ नुकात तो सामने आए। एक तो मुआहदा खुफिया था। आपसे मैं पूछ रहा हूं कि कोई ऐसा नुक्ता या ऐसा पॉइंट रह गया है कि जिसके ऊपर अभी अमल दरामद होना बाकी है? अल्लाह वक्त के साथ साथ हल हो जाएंगी। अच्छा, कौन से ऐसे पॉइंट हैं कि जो वक्त के साथ साथ हल हो जाएंगे, को बताएंगे हमें? इंशाल्लाह जैसे मैं आपके सामने आ गया हूँ एक दिन वो भी चीजें सामने आ जाएंगी। माशाल्लाह। अच्छा, दूसरा एक सवाल मेरा ये है कि अब ज़ाहिर है जो कलदम भी ख़त्म हो गया और एक मौसर सियासी कुव्वत के तौर पर तहरीक लब्बैक जो मैदान में उतरने वाली है, कुछ तरजीहात आपने तय की हैं कि आने वाले वक्त के अंदर आपने इसको किस तरीके से पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात बनाना है? इंशाल्लाह जी वक्त के साथ साथ हर चीज के ऊपर बेहतरी आएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह पहली तो बात यह है कि जिस रास्ते पर हम हैं उससे बेहतरीन रास्ता इस वक्त तो कोई नहीं है, क्योंकि ये दुनिया आलम में नामूस रिसालत और हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस की जंग है। तो अल्लाह ताला ने ये जिम्मेदारी हमारी लगाई है। हम तो इसमें अदना से अपने दाम दिरम में कदम सने हिस्सा और सही कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह बाकी चीजों में भी जिस तरफ हम तवज्जो देंगे वो सारी चीजें भी बेहतर होती चली जाएंगी। अच्छा रज़ी साहब, ये बताइएगा कि बहुत सारी सियासी जमातें, बड़ी सियासी कुव्वतें जो हैं वो इस बात की ख्वाह हैं कि तहरीक लब्बैक के साथ कोई इंतखाबी इत्तेहाद कायम किया जाए, कोई इंतखाबी एडजस्टमेंट की जाए। आप अपने मकासद के लिहाज से किस सियासी जमात को अपने मकासद के हवाले से करीब तर समझते हैं? देखें जी, ये तो उन्हें ऐसा किरदार अदा करना पड़ेगा कि वो साबित करें कि हम आपके मकासद के करीब हैं। तो ये तो उनको फैसला करना है। हम तो वो कहते हैं कि हम तो उस नुक्ते के ऊपर खड़े हैं। वो नुक्ता यही है कि मोहम्मद से वफा तुम। बिल्कुल। अच्छा, कुछ कोशिशें हुई हुक्मरान जमात की जानिब से भी कि उनके कई सेनेटर्स ने भी इस ख्वाहिश का इजहार किया कि हो सकता है कि तहरीक लब्बैक हमारी इंतखाबात के अंदर इत्तेहादी बने, और हम चाहते हैं कि वो इत्तेहादी बने। मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। आपके दिल में उनके लिए कोई मोहब्बत जागी है?
देखें जी, अभी तो उनको जो उनके पहले इत्तेहादी हैं उनके साथ बातचीत करनी चाहिए, जब वक्त आया तो फिर हम भी देखेंगे कि कैसे। माशाल्लाह माशाल्लाह। दादा ये बताइएगा साद साहब के अभी खादिम अजीज साहब की बरसी है, अल्लाह अमीरुल मुजाहिदीन, और जिस तरह का जोशो खरोश इस वक्त, मतलब ऐसे लगता है कि सैयदना अली हजवेरी के बाद ये एक दूसरा एक जगह बनती चली जा रही है, तो उसके क्या आपके प्रोग्राम के तफसीलात हैं, ताकि इस हवाले से लोगों को अंदाजा हो जाए कितने दिन है ये उर्स मुबारक जो है? मैं तो जी अभी बिल्कुल थोड़ा सा वक्त हुआ है कि पहुंचा हूं, और वो सारी तरतीब दी हुई है हमारे शूरा अरकान ने, ज़िम्मेदारान ने, मुकम्मल एक शेड्यूल तय है। इंशाल्लाह वो बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगा, और इंशाल्लाह ये एक हकीकी रूहानी तौर पर और तरबियती नशिस्तें हैं, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये पुरकैफ और बेहतरीन और हसीन तरीके से इंशाल्लाह अंजाम पाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया सादरी साहब, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला जिस तरह आपकी इस्तकामत आपने दिखाई है ये वाकई बहुत बड़ी बात है जी। अच्छा जी, एक सवाल मैंने पूछना था, वो शुक्रिया हो गया। एक तो उनसे मेरा ख्याल आते रहेंगे तो उनसे पूछेंगे कि मेरा ख्याल अभी तक साथ हैं, हमारे साथ हैं। रिजवी साहब, मैं ये पूछूंगा कि एक जो नुकात सामने आए कि जो एजिटेशन की सियासत है तहरीक लबैक उसको छोड़ देगी, जो मेन नुक्ता है, अगर कल को फिर ऐसा कोई मामला आता है तो क्या उस इशू के ऊपर आप बाहर नहीं निकलेंगे? देखिए जी, हमारा ये वादा है कि हम हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर हर तरह से कुर्बानी देंगे। जब वक्त आया जिस चीज की जरूरत हुई हम पेश करेंगे, ये हमारा वादा है। आपसे भी वादा है, पूरी उम्मत से वादा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको इसको इस्तकामत है इस वादे पे और कायम रखे जी। आप लोगों की बहुत उम्मीदें हैं आपके साथ। अच्छा, वो एक करारदाद का भी जिक्र पूछ लें, उसका भी कंफ्यूजन है कि जब ये मामला था कि जी करारदाद पेश करने वाला फ्रांसीसी सफीर की वापसी वाला, कि उससे तहरीक लबैक विड्रॉ कर गई थी। नहीं, विड्रॉ नहीं, मैंने उस वक्त भी कहा था जब ये मुज़ाकरात 21 तारीख को जुमेरात की शाम को, तो उन्होंने कहा था हमारे बुजुर्ग अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब ने इस वक्त ये मायदा किया था, तो उन्होंने ये असेंबली पे छोड़ दिया था, और जब असेंबली इस चीज़ को अपने पास ले ले तो अल्लाह के यहाँ भी असेंबली जवाबदेह होती है, क्योंकि हमने अपना काम पूरा कर दिया था, धरना किया था वहाँ तक लेके, उन्होंने कहा था हम असेंबली में करारदाद पेश करेंगे और सारा कुछ आगे, और वो फिर आपने एक तो वो पकड़ और फिर आवाम की पकड़ बाकी भी होनी चाहिए, अगर आवाम समझते। तो मैं तो ये बहुत बड़ा इवेंट है इनका वापस आना। मैं आपको बताऊं, दो दफा मैं जेल में मिला हूं, मैं पहले नहीं बता रहा था अक्सर लोगों को, 2 दफा मैं जेल में मिला हूं, और पहली दफा जब मैं जेल में, किसकी ख्वाहिश पे आप जेल गए थे? मैं चला गया, छोड़। अच्छा, पहली दफा जब मैं जेल में गया, सवाल वैसे पूछ लिया था मैंने। तो पहली दफा मैं जेल में गया था तो उस वक्त तकरीबन 89 डेज हो चुके थे, और साद अली साहब को 89 डेज में किसी शख्स से मुलाकात की कैद तन्हाई, और कैद तन्हाई अमूमन 30 दिन की होती है, और उस तन्हाई में उन्होंने मुझे अपनी कमीज़ दिखाई, तो उनका मेरे पास सिर्फ सलवार कमीज़ का एक जोड़ा है, और उस जोड़े के ऊपर भी ऐसा था कि उसके ऊपर ना धोया हुआ था और रस्सी के निशान थे, जैसे रस्सी यानी इस्त्री वगैरह भी कोई नहीं थी, उसी तरह उन्होंने पहना हुआ था। और वो बल्कि वो कहते थे कि मुझे अल्लाह ताला ने बड़ा हौसला दिया है, और ख़ास तौर पे वो जो मकरुल्लाह वाली आयत मैंने पढ़ी, तो उन्होंने दूसरी यमकरुल्लाह कि नहीं जमा सीगा में ला के वो दूसरी आयत उन्होंने बताई। उस तरह बातें भी, लेकिन बात वहाँ सुप्रीम जेल भी बाकी लोग मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद भी हौसले के बाद सबसे अहम बात जो उन्होंने की, उन्होंने कहा कि देखें बोले साहब, हम तो आपके घर आ रहे थे, हमें रास्ते में पकड़ा है हम लोगों ने, और आपको याद होगा कहते आफरी फ़ोन जब अफजाल शाह साहब का था, अफजाल शाह साहब इनके चूल्हा के रुकन है, वो उन्होंने मेरे घर में बैठ कर उनको फ़ोन किया था आप कब आ रहे हैं, तो फिर हम लोग ना, हमें अंदाज़ा हो गया था कुछ हो गया, हमें इसको और घर में शिफ्ट हो गए थे, तो रास्ते में उठा लिया गया था, और उस वक्त तक कभी 22 अप्रैल नहीं आया था, अभी वो वक्त नहीं आया था, हुकूमत की टारगेट पूरी नहीं हुई, तो पहले हुकूमत ने पूरी कोशिश की कि इनको गिरफ्तार कर लिया जाए, उसके बाद सारी चीज़ को दबा लिया जाए, लेकिन वो मूवमेंट इस लेवल पे बढ़ती चली गई, इस लेवल पे बढ़ती चली गई, विद इन 6 मंथ जो है वो चीज़ें बिल्कुल मुख्तलिफ, और ये पाकिस्तान की तारीख का बहुत बड़ा वाक़या इस बात था। यानी नैप कल-ए-आज़म हुई, उससे पहले अवामी लीग शेख मुजीब रहमान की वो कल-ए-आज़म हुई। अब हमारा भी कमाल है ना, हम जो जीतता है ना, जिसके पीछे वोट होते हैं उसको कल-ए-आज़म करार देने की कोशिश में लगे रहते हैं। वो कदम फिर भुट्टो ने, वो सुप्रीम कोर्ट ने कल-ए-आज़म करार दी थी, नेशनल अवामी पार्टी जो उसकी थी, वली खान की, जिसमें बजिंजो भी थे, जिसमें ताला मैंगल भी थे, और खैर मरी भी, सब उनको कल-ए-आज़म करार दे के हैदराबाद साजिश केस बनाया गया। उसके बाद फिर कल-ए-आज़म तंजीमों में फिर हमारी वो मिलिटेंट, फिर दौर दूसरा आ गया, उस दौर में फिर असला और ये चीज़ें शुरू हो गई, और फिर तो आप खुद सोचें कि वो तंजीमें भी कल-ए-आज़म हुई इस मुल्क के अंदर, जिनकी तारीख सिर्फ कश्मीर के जहाद की थी, जिन्होंने इस मुल्क के अंदर एक पटाखा भी नहीं फोड़ा था। ये इस मुल्क की बहुत बड़ी बदकिस्मती है, कुछ भी कह लें, हाफिज सईद की तंजीम ने पाकिस्तान में एक पटाखा भी नहीं फोड़ा होगा, लेकिन हमने हाफिज सईद की तंजीम को आलमी दबाव की बुनियाद पर हमने उसको कल-ए-आज़म करार दिया। कोई ताल्लुक नहीं था,
खालिसतन उनकी जो फलाह इंसानियत तंजीम है, नहीं, खालिसतन अगर रफाकत। इनके ऊपर भी आलमी दबाव होता तो ये भी कभी कलअदम से वापस ना जिनके ऊपर आलमी दबाव बहुत था, अभी मैं आपको बताया ना, इसके बावजूद अगर हमने वापस लिया है तो उनके ऊपर भी आलमी बर्दाश्त उसके बाद उसकी इसकी एक चीज थी, उनके पास स्ट्रीट पावर नहीं थी। इन्होंने ये साबित किया कि जो तंजीम स्ट्रीट पावर रखती है, उस तंजीम को कल जमात इस्लामी स्ट्रीट पावर आई थी, वापस आ गई। ये दूसरा वाकया है, जमात इस्लामी का हमेशा स्ट्रीट पावर रही है, वापस आ गई। आपने अवामी लीग कलअदम करार दी, मुल्क टूट गया। ठीक, आपने नैप की करार दी, आज तक भुगत रहे हैं, आज तक BLA भी है, फलां भी आज तक भुगत रहे हैं। तो कलअदम तंजीमों से फायदा कुछ नहीं होता था किसी तंजीम को कदम करने, ऐसी तंजीम को जिसके पीछे पब्लिक सपोर्ट मौजूद। इन्होंने पब्लिक, मैंने बताया ना कि 1958 के बाद मौलाना मदूदी की जमात इस्लामी को कलअदम कर दिया, 8 के 9 साल कलअदम वापस आए फिर उसके बाद, लेकिन वो रॉ में आए थे। ये तो फोर्स से 5-6 महीने के अंदर वापस आए। तो इसने साबित किया कि बगैर असला उठाए, बगैर बंदूक उठाए, बगैर स्लीपर सेल्स बनाए, बगैर कोई किस्म के अगवा बराए तावान किए, बगैर इन सारी चीजों के सिर्फ स्ट्रीट स्पोर्ट से हम आगे चल सकते हैं। अच्छा जी, चलें जी, अब जो कलअदम खत्म हो गए, रहा हो गए साद रिजवी साहब, नेक्स्ट एज ए पॉलिटिकल फोर्स आप क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? आने वाले 2023 का इलेक्शन लगा लें, 2023 के इंतखाबात आजाद हैसियत से एक अपनी शनाख्त और अपने निशान पर रहते हुए कितनी सीटें जीत सकती है? दो चीज़ों की बड़ी इनमें मैंने उनको मशवरा, दो चीज़ों की इनके यहाँ बहुत अहम तरीन चीज़ जो है ना वो कमी है, जिसको ये पूरा कर लें। एक तो यह है कि पाकिस्तान में इलेक्शन, अगर आप ये कहें कि लोगों की मर्जी के होते हैं, ना, इलेक्शन और चीज़ है और लोगों की मर्जी और चीज़ है। वोट जो है ना, वो आप एक शहर के अंदर जाते हैं, उस शहर में 100 लोग ऐसे होते हैं जो इतने इन्फ्लुएंस होते हैं, उनके नीचे 1000-1000, 1200 वोट होते हैं। ये गुजरों का वोट है, ये बरादरियों का, इवन अपने जत्थे का वोट होता है, कसाईयों का वोट होता है, लोहारों का वोट होता है, और ये सारे के सारे ये बड़ा जत्था किस्म की सूरत बनी होती है, उस तरह हिसाब से चलते हैं। वो सारे लोगों को पूछा, एक तो ये है कि ये इलेक्टेबल पे चलेंगे या नहीं चलेंगे, लेकिन एक तो ये है कि ये क्रॉस जो सेक्शन है पाकिस्तान के, उनमें ये चलते हैं, लेकिन कोर ग्रुप है, लेकिन बाकी को साथ में 15 एक तो ये कमी, वोट है, एक तो ये कमी। दूसरा ये है कि इनके पास एक ऐसा कैंडिडेट जरूर होना चाहिए कि जिसके बारे में लोग ये कहें कि पाकिस्तान के वर्ल्डली अफेयर्स जो है वो चला सकता है। मतलब एक जैसे खादिम साहब ने कहा था ना कि हम डॉक्टर कदीर खान साहब को वज़ीर आज़म बनाएंगे या सदर बनाएंगे, तो वो एक कदीर खान साहब का नाम जो था लोगों से, अगर आपको ये ऑफर करेंगे और ये साहब आप हमारी टिकट पे इलेक्शन लड़े तो आप तैयार होंगे? मैंने जमहूरी तो मानते नहीं, फिलहाल नहीं, जाहिर उनको तो मानते हैं ना। हाँ, उनको मानता हूँ। अगर वो आपकी मदद अगर तो जमहूरी रास्ते के तहत आगे जाके इस जमहूरी निजाम को शुराई में तब्दील करने का मौका मिल रहा हो तो फिर तो जरूर करना चाहिए। अच्छा, जमहूरी रास्ते से अगर जाके 2/3 मेजॉरिटी के तहत आप पाकिस्तान के आइन को शूरायत में बदल दें तो फिर तो जरूर लेना चाहिए। लेकिन ये कि आप ठुक 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 करते हुए 50 साल चलेंगे तो फिर नहीं। चलें जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे और प्रोग्राम का सिलसिला जारी रखें।